जय हिंद साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आपको बता दूं मैं कि विश्वविद्यालयों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और पूरी यूनिट का जो निचोड़ है यानी कि जो मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू हैं साथियों, वह इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर इससे पहले आपने अगर हमारा ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यानी कि आप जो पार्ट बी है आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पार्ट बी है उसकी यूनिट 3 जो है इसमें लगभग लगभग सभी महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन थे यानी कि यूनिट 3 का जो पूरी यूनिट का जो निचोड़ था वो इस वीडियो में मैंने कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख ले, इसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो यूनिट 5 है ये विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसके मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू अगर एक बार आप दोस्तों अगर वीडियो दोनों को अगर देख लेते हो अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हो तो साथियों आपको बता दूं मैं आपकी यूनिट 3 जो कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है और यूनिट 5 जो कि विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये दोनों ही कंप्लीट हो जाएगी और इसके मोस्ट आईएमपी जो एमसीक्यू है वो दोनों कवर हो जाएंगे। अब आपको बता दूं साथियों में कि इकाई 5 में जो विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ पर आपने सिलेबस देखा ही होगा। तो इसमें अपन जो विश्वविद्यालय का जो अधिकारी हैं है ना या पदाधिकारी हैं या जो विश्वविद्यालय की जितनी भी समितियां हैं और जो न्यायालयी प्रक्रिया है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसके जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, मैंने बिल्कुल एक प्रकार से क्रीम क्वेश्चन निकाले हैं, अभी सभी ध्यान से देखेंगे और इसको आप एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेंगे। आपको अपने मन में सोचना है और यहाँ पर आपको उत्तर पहले मन में सोच लेना है कि इसका उत्तर मेरे हिसाब से ये है और फिर मैं उत्तर दूंगा तो आपका सही होता है कि नहीं होता है और कितने लास्ट में कितने सही हो रहे हैं आपके, है ना। जैसे 50 क्वेश्चन है या 51 क्वेश्चन है तो उसमें से कितने सही हैं आपके, तो वो लास्ट में आपको फिर बताना भी है ताकि इससे एक आकलन भी हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, और एक टेस्ट सीरीज के रूप में आपको इसको देना है। और तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर नहीं लगे तो मत करना, लेकिन अगर पूरा वीडियो देख लो और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों जब पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको लगेगा निश्चित रूप से यार कितना अच्छा कंटेंट, क्योंकि बहुत समय लगता है साथियों, 5-5 6-6 7-7 घंटे में कंटेंट तैयार होता है ना। मैं खुद ही कंटेंट तैयार करता हूँ और मेरे पास कोई लैपटॉप भी नहीं है जो मैं मतलब जो आसानी से कम समय में तैयार कर लूँ, मोबाइल से तैयार करता हूँ, थोड़ा समय लगता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपको मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप कम से कम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये जो है मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहूँ। तो साथियों ये यूनिट 3 और 5 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपकी देखो, आप खुद क्वेश्चन देखिए फिर आप बताना लास्ट में कैसा आपको लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कुलाधिपति एवं उनकी शक्तियां किस धारा के अंतर्गत दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कुलाधिपति है एवं उनकी जो शक्तियां हैं किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो आप मन में सोच लें कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं दे रहा हूं। तो इसमें धारा 12 वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आपको बता दूं मैं कि जो आपका विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है इसमें मात्र धारा 12 ही है जो आपके कुलाधिपति जो है उनसे संबंधित है। तो आप बिल्कुल याद रख लें कि 12 नंबर पर धारा 12 में कौन है, कुलाधिपति है, उनकी शक्तियां किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो ये धारा 12 के अंतर्गत दी गई है। कुलाधिपति यानी कि वही आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत दी गई। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 3 का पहाड़ा चल रहा है तो 12 है तो 12 का 3 15 हो जाएगा, है ना। 12 फिर आप देखेंगे 12 के बाद में 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितना हो रहा है, 15 हो रहा। तो धारा 15 में आपका क्या होता है, कुलपति की शक्ति एवं कर्तव्य। तो ध्यान रखना 12 में कुलाधिपति की शक्ति एवं कर्तव्य है और धारा 15 में किसके हैं, आप देखेंगे यहाँ पर धारा 15 में कुलपति की शक्ति एवं कर्तव्य। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है प्रथम कुलपति की शक्ति। साथियों आपको पता है 15 में कुलपति की है तो 15 के ए में किसकी हो जाएगी, 15 के ए में हो जाएगी आपके प्रथम कुलपति की, किसकी हो जाएगी, प्रथम कुलपति की। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कुलाधि सचिव रेक्टर किस धारा के अंतर्गत है। तो कुलाधि सचिव यानी कि जो रेक्टर है साथियों, ध्यान रखना 15 ए में तो आपका क्या है, प्रथम कुलपति, और 15 बी में जो है आपका कुलाधि सचिव यानी कि रेक्टर है। याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जब आप देखते हैं कि विश्वविद्यालय में जो कुलपति होते हैं अगर वो कुलपति अनुपस्थित रहते हैं या किसी कारणवश अगर कह सकते हैं पद खाली होता है तो कुलाधि सचिव को ही यहाँ पर नियुक्त किया जाता है कुलपति के रूप में। तो कुलाधि सचिव या डायरेक्टर जो है 15 बी के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट पद है, ध्यान रखना साथियों, 15 बी के अंतर्गत बिल्कुल महत्वपूर्ण पद है साथियों, ध्यान रखना। अगला है साथियों 15, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5वां कि राज्य विश्वविद्यालय सेवा किस धारा के अंतर्गत है। तो राज्य विश्वविद्यालय की जो सेवा है वो किस धारा के अंतर्गत आती है साथियों, आपको पता होना चाहिए कि राज्य विश्वविद्यालय की जो सेवा है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 15 जो है 15 सी के अंतर्गत आती है। राज्य विश्वविद्यालय की सेवा 15 सी के अंतर्गत आती है और इसी के अंतर्गत जो है आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है इसी धारा के अंतर्गत चुने जाते हो। 15 सी बिल्कुल याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 15 ए 15 बी और 15 सी सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कुल सचिव रजिस्ट्रार संबंधित है। तो कुल सचिव या रजिस्ट्रार किससे संबंधित साथियों, आपको पता होना चाहिए। जो कुल सचिव या रजिस्ट्रार है जो कि आप बनने जा रहे हो साथियों, आपको पता होना चाहिए, मतलब अभी नहीं बन रहे हो, लेकिन जब आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन जाओगे, सहायक कुल सचिव बन जाओगे तो बाद में जो है आपकी फिर नियुक्ति कहीं ना कहीं आप देखेंगे साथियों कहाँ पर होगी, कुल सचिव के रूप में होगी। तो आपको पता होना ही चाहिए कि किस धारा के अंदर, धारा 16 के अंतर्गत आते हैं। किस धारा के अंदर, धारा 16 के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि छात्र कल्याण का संघ का अध्यक्ष किस धारा के अंतर्गत आता है। तो साथियों आपको बताइए, देखो याद रखने के लिए आसान से ट्रिक है, छात्र कल्याण और छात्रों का कल्याण हो रहा है क्या, इस पर खतरा पड़ा हुआ है आजकल, तो 17 पे खतरा, यानी कि 17 में छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष किस धारा के अंदर आते हैं, तो 17 के अंदर आते हैं। साथियों अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जो 17 है इसके बाद 18 जो है, एक बार पुनः रिवीजन भी करवा दूंगा मैं। 18 साथियों, तो 18 में क्या आते हैं आप देखेंगे, 8वां जो आपका क्वेश्चन है कि अन्य अधिकारी किस धारा से संबंधित है। साथियों आपको पता है अन्य अधिकारी किस में आ जाएंगे, धारा 18 में आ जाएंगे। तो साथियों बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए आपका जो अध्याय 3 है वो विश्वविद्यालय के अधिकारीगण से संबंधित है। आपका जो अध्याय 3 है वो विश्वविद्यालय के अधिकारीगण से संबंधित है साथियों, और इसमें धारा 11 से 18 तक है। तो साथियों इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें पुनः मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन ले कि साथियों आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो धारा आपका 12 है वो कुलाधिपति है, उनकी शक्तियाँ हैं, धारा 15 है वो कुलपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य है, धारा 15 क प्रथम कुलपति के लिए है, ठीक है, प्रथम कुलपति के लिए है। और वहीं बात करें साथियों अपन कि यहाँ पर 15 ख तो कुलाधि सचिव रिएक्टर के लिए, 15 ग तो राज्य विश्वविद्यालय सेवा के लिए है, और 16 में कुल सचिव हैं, 17 में मैंने बताया 17 पे खतरा छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष, और 18 में अन्य अधिकारी। तो ये पूरा रिवीजन भी हो गया आपका, ये जितने भी अधिकारी हैं आपका ये अध्याय 3 में आते हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, धारा 11 से 18। मैंने इनके थ्योरिकल पार्ट पहले ही बता दिया है, मैं फिर पुनः बता रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि अध्याय योजना है ना, ये धारा है ना, यह संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले वाले पार्ट में बता दी। अगर अभी तक आपने पार्ट ए नहीं देखा हो, यानी कि इसका जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 वाला जो एमसीक्यू नहीं देखा तो जरूर देख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है साथियों वो भी। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा। तो विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष कौन होगा साथियों, तो आपको बता दूं मैं कि विश्वविद्यालय का प्रधान तथा जो सभा का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, विश्वविद्यालय का प्रधान और सभा का अध्यक्ष आपका क्या होगा, कुलाधिपति होंगे। कुलाधिपति यानी कि वही आपके राज्यपाल होंगे, ठीक है, आप मन में क्वेश्चन का आंसर लगाते रहें। अगला है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों का होगा। मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है वो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय का क्या होगा, तो मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है वो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय क्या होगा, कुलाधिपति होगा। आपको बताइए जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, राज्यपाल ही होता है, यानी कि जो भी मध्य प्रदेश का राज्यपाल होता है साथियों वो मध्य प्रदेश के जो राज्य विश्वविद्यालय है उन सभी का क्या होता है, कुलाधिपति होता है। ये आपको पता होना ही चाहिए। और साथियों आपको बता दूं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उनके कुलाधिपति कौन होते हैं, उनके देश के राष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा किस धारा के अंतर्गत की जाती है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेंगे कि जो कुलपति की नियुक्ति है वो कुलाधिपति द्वारा की जाती है, पहली बात, यानी कि कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाती है। और किस धारा के अंतर्गत की जाती है साथियों, तो आपको बता दूं धारा 13(2) और 13(6) के अंतर्गत, यानी कि दोनों के अंतर्गत की जाती है। बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। साथियों आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि 13(2) के अंतर्गत क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको पता होगा इसे कि 13(2) के अंतर्गत क्या होता है, एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति में आप देखेंगे कि कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, जिसके अंतर्गत कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि अगला होगा आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक नामजद व्यक्ति होता है, और एक होता है कुलाधिपति द्वारा नामजद व्यक्ति, यानी 3 व्यक्ति होते हैं। और इन 3 व्यक्तियों द्वारा आप देखेंगे कि इन 3 व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है, और ये जो समिति का अध्यक्ष वो भी कुलाधिपति बनाते हैं। ये 3 व्यक्ति हैं, इन 3 व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष बना देंगे, कौन बनाएंगे, कुलाधिपति ही बना देंगे। और साथियों ये जो समिति बनाई जाती है ना, इस समिति का कार्य होता है कि ये समिति, ये 3 सदस्यीय समिति होती है, और ये 3 सदस्यीय एक पैनल जो है गठित करती है या बनाती है, या 3 सदस्यीय नाम देती है कुलाधिपति को कुलपति बनाने के लिए। तो उसको बनाने के लिए कितना समय दिया गया है आपको पता है साथियों, यहाँ पर इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है कि आप 6 सप्ताह के अंतर्गत, कितने सप्ताह के अंतर्गत, 6 सप्ताह के अंतर्गत आप क्या कर दें, 6 सप्ताह के अंतर्गत जो है उनको कुलाधिपति को नाम जो है बता दें, है ना, कि किसको कुलपति के रूप में नियुक्त करना है। और 6 सप्ताह के अंतर्गत नहीं होता है तो फिर 4 अतिरिक्त सप्ताह भी ले सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 10 सप्ताह तक समय ले सकते हैं। लेकिन सामान्यतः 6 सप्ताह का समय लिया जाता है, और अगर फिर उसमें भी नहीं होता तो 4 सप्ताह और दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उनको देना ही होता है, और ऐसा नहीं करते हैं वो तो धारा 13(6) के अंतर्गत फिर वो दूसरी समिति बना देते हैं। ये 13(2) के अंतर्गत इतनी बातें हैं, और 13(6) के अंतर्गत अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो इतने समय के अंतर्गत नहीं करते तो फिर वो दूसरी जो है आप देख सकते हैं दूसरी समिति बना सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें साथियों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया है। यहाँ पर 11 जो है जो क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था साथियों, ये पूरी प्रक्रिया आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कुलपति की नियुक्ति से संबंधित समिति के सदस्य कौन कौन होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो कुलपति की जो नियुक्ति से संबंधित सदस्य कौन कौन होंगे। तो मैंने अभी बताया आपको कि कुलाधिपति द्वारा नामजद सदस्य, याद रखना कुलाधिपति भी एक सदस्य को नामजद करते हैं, और जो कार्य परिषद है वहाँ से निर्वाचित होता है। याद रखना कार्य परिषद से क्या होता है, सदस्य निर्वाचित होता है, लेकिन कुलाधिपति द्वारा नामजद होता है, और यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा भी नामजद होता है। यानी कि ये तीनों सदस्य मिलकर ही यहाँ पर क्या होते हैं, कुलपति की नियुक्ति से संबंधित समिति के ये सदस्य बन जाते हैं, ठीक है।
इन तीनों से मिलकर ही वो समिति बनती है। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए साथियों, कार्य परिषद से एक जो निर्वाचित सदस्य होता है वो एक कुलाधिपति द्वारा नामजद और एक यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा नामजद। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि कुलपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुलपति का जो कार्यकाल है साथियों आपको पता है अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर जो कुलपति का जो कार्यकाल है उसको आप जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति वो अधिकतम 2 बार जो है राष्ट्रपति रह सकता है। इस प्रकार यहाँ पर कुलपति भी अधिकतम कितने कार्यकाल तक रह सकता है, 2 कार्यकाल तक, यानी कि 4-4 वर्ष करके 2 बार रह सकता है, 8 वर्ष तक अधिकतम रह सकता है। ठीक है साथियों, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि कुलपति अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त हो सकता है। तो अभी मैंने बताया कुलपति अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए, 2 बार नियुक्त हो सकता है। कुलपति अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए, 2 बार, 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त हो सकता है। 4-4 साल के लिए 2 बार नियुक्त हो सकता है कुलपति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन साथियों अगर आपको लगता है कि यार वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, यानी कि इस यूनिट का निचोड़ है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, और लाइक कर दें, शेयर करें अपने साथियों तक। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति का पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, एक विश्वविद्यालय के जो कुलपति का पद किस स्थिति में रिक्त हो सकता है। साथियों कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा पद पर रहते हुए अगर मृत्यु हो जाए। सोचो आपकी जो कुलपति, ऐसा मतलब आपको ये करना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो भी ये जो है पद जो है रिक्त हो सकता है। वो अगर त्यागपत्र दे दें तो भी पद रिक्त हो सकता है। और कुलाधिपति द्वारा हटाए जाने पर, कुलाधिपति इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर वो ये कह सकते हैं कि अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए जो कर्तव्य उनका पालन नहीं करते तो उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये तीनों से पद रिक्त हो सकता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कुलपति को निम्न आधार पर हटा सकता है, यानी कि किन आधार पर हटा सकता है। साथियों अभी मैंने बताया किस किस आधार पर जो है कुलाधिपति यानी कि जो राज्यपाल हैं वो विश्वविद्यालय के कुलपति को जो है हटा सकते हैं। तो किस आधार पर हटाएंगे। पहली चीज़ है साथियों कि जो एक्ट बनाया गया है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत, अपने कर्तव्य के पालन में त्रुटि करने पर, जो कर्तव्य दिया गया है वो कर्तव्य नहीं करते हैं, उसमें त्रुटि करते हैं तो उनको हटा सकते हैं। बी ऑप्शन है, विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल काम करते हैं तो भी हटा सकते हैं। और तीसरा है, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबंध में असमर्थ रहते हैं। ठीक है साथियों, तीनों पता होना चाहिए आपको कि जो कर्तव्य पालन में त्रुटि, या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल काम करने पर, या फिर विश्वविद्यालय के जो कार्यकलापों के प्रबंध में असमर्थ होने पर, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा साथियों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, कुलपति पद की असामयिक रिक्ति की दशा में, यानी कि असामयिक रूप से जब रिक्ति हो जाती है कुलपति के पद की, तो कुलाधिपति कुलपति का दायित्व इनमें से किसे सौंपता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि कुलपति पद की जब असामयिक रिक्ति हो जाती है तो उस समय आप देखते हैं कि कुलाधिपति यानी कि जो राज्यपाल हैं वो कुलपति का दायित्व किसे सौंपते हैं साथियों। तो यहाँ आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका कुलाधि सचिव रिएक्टर, दूसरा है रिएक्टर के अभाव में संकाय अध्यक्ष, और तीसरा है उपरोक्त दोनों के अभाव में वरिष्ठतम प्राध्यापक, और अगला है उपरोक्त सभी। तो साथियों उपरोक्त सभी क्रमानुसार हैं, यानी कि साथियों जब भी कुलपति पद की जो असामयिक रिक्ति होती है तो उसकी दशा में कुलाधिपति जो है, कुलपति का दायित्व पहले कुलाधि सचिव यानी कि जो रेक्टर रहते हैं उनको देते हैं। अगर उनकी भी अनुपस्थिति रहती है तो आप कह सकते हैं तो रेक्टर के अभाव में संकाय के अध्यक्ष को दे सकते हैं, और अगर उनके दोनों के अभाव में वरिष्ठतम जो प्राध्यापक हैं साथियों उनको भी दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। 18वां क्वेश्चन है, प्रथम कुलपति विश्वविद्यालय की सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और अन्य पदाधिकारियों का गठन विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से कितने कालावधि के भीतर करेंगे। साथियों आपको बता दूं मैं कि जब 1973 में जब विश्वविद्यालय अधिनियम आया था तो उस समय बहुत सारे विश्वविद्यालय जो बाद में बने, उसके बाद में बने, तो जो प्रथम कुलपति रहेगा, जो विश्वविद्यालय बनेंगे, जैसे अभी बना रहे अपन, कोई विश्वविद्यालय अभी बना रहे, तो आज अगर बनाएंगे तो क्या उसी दिन से उसकी सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद और अन्य अधिकारी होंगे क्या? नहीं होंगे। तो यहाँ पर प्रथम कुलपति को ये कर्तव्य दिया गया, ये कार्य दिया गया, यहाँ पर ये कार्य दिया गया है, उनको क्या करना है कि उनको साथियों यहाँ पर 2 वर्ष के भीतर जो है इन सभी की स्थापना करनी है। प्रथम कुलपति को विश्वविद्यालय की जो सभा है, कार्य परिषद है, विद्या परिषद है और अन्य पदाधिकारियों का गठन जो है 2 वर्ष के अंतर्गत करना है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कुलाधि सचिव यानी कि रेक्टर की नियुक्ति है ना, कुलाधि सचिव यानी कि रेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुलाधि सचिव यानी कि जो रेक्टर हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कुलपति द्वारा या कुलाधिपति द्वारा या कार्य परिषद द्वारा या कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर। साथियों तो यहाँ पर कार्य परिषद द्वारा, ये इससे ज़्यादा बेहतर होगा, कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर। यानी कि साथियों आपको पता है कुलपति की अनुपस्थिति में जहाँ पर कुलाधि सचिव जो कि कुलपति बनता है, तो साथियों उसकी जो नियुक्ति होती है उसमें कुलपति की ही सिफारिश होती है। और कार्य परिषद द्वारा, दोस्तों कार्य परिषद द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग जाए कि यहाँ पर राज्यपाल करते हैं, नहीं साथियों, यहाँ पर कार्य परिषद द्वारा की जाती है और कुलपति की सिफारिश पर की जाती है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसलिए पुनः बता रहा हूँ कि कुलाधि सचिव रिएक्टर की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का सचिव होगा। साथियों आपको बताएं, आपका जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो रजिस्ट्रार हैं यानी कि जो कुल सचिव है, ये इन सभी का क्या होगा, सचिव होगा। सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का सचिव कौन होगा, कुल सचिव ही होगा। याद रखना, कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार ही इनका सचिव होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात कितने वर्षों के लिए की जाएगी। साथियों आपको बताना है यहाँ पर कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए जो प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति की जाएगी वो कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाएगी, क्योंकि प्रथम कर रहे थे यहाँ पर क्या है, कुलाधिपति कर देंगे और राज्य सरकार के परामर्श से कर देंगे, है ना। तो राज्य सरकार के परामर्श से कर देंगे साथियों, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये कितने वर्षों के लिए की जाएगी। तो साथियों वही प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से वही जो 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष के लिए की जाएगी। आपको पता है कुलपति की जो है कालावधि 4 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है, छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। छात्र कल्याण या संकाय अध्यक्ष की नियुक्ति किस होगी साथियों, कुलपति द्वारा होगी या कुलाधिपति द्वारा होगी या कार्य परिषद द्वारा होगी या कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर होगी। तो साथियों आपको बता दूं यहाँ पर भी यही आंसर आएगा कि कार्य परिषद द्वारा होगी और कुलपति की सिफारिश पर होगी। साथियों इसका पहले भी इस प्रकार का आया है, आपको याद करो, है ना। जो आप देखेंगे जो रेक्टर हैं, कुलाधि सचिव है, उनके बारे में भी सेम यही आंसर था कि कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाती है। और साथियों यहाँ पर भी छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष की नियुक्तियां भी इसी प्रकार से क्या होती है, कार्य परिषद द्वारा और कुलपति की सिफारिश पर की जाती है। अगला है, सभा का गठन कितने समूह से मिलकर होगा। आपको पता है साथियों, जो सभा बनती है ना, जो सभा बनती है साथियों, उस सभा का जो गठन है साथियों, उस सभा का गठन कितने समूह से मिलकर होता है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि जो सभा का गठन होता है, अपन आ गए हैं पदाधिकारी में, प्राधिकारी में, पदाधिकारी होने के बाद प्राधिकारी में आ गए हैं, जो कि अध्याय 4 जो है आपका वो प्राधिकारियों से संबंधित है। तो साथियों आपको पता है कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में जो सभा, कार्य परिषद, वित्त समिति, विद्या परिषद, संकाय, अध्ययन बोर्ड और विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड आते हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सभा का जो गठन होगा साथियों वो 5 समूह से मिलकर होगा। समूह क, समूह ख, समूह ग, समूह घ, समूह ण, इस प्रकार से 5 समूह से मिलकर आपका सभा बनेगी। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर, देखो साथियों यूँ तो बहुत इस समूह में बहुत सारे 25-26 लोग जो हैं समूह के सदस्य रहते हैं, लेकिन सभी के बारे में अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय के जो मुख्यालय पर, जो विश्वविद्यालय का जहाँ भी मुख्यालय होगा, है ना, जैसे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है तो उज्जैन के जो मुख्यालय उज्जैन में, तो उज्जैन के जो नगर पालिका निगम का महापौर और नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष भी सभा के सदस्यों में शामिल होता है। साथियों जो सभा होती है ना, जो कोर्ट होती है, उसमें जो नगर पालिका निगम या महापौर या नगर पालिका का परिषद अध्यक्ष भी सभा के सदस्य के रूप में शामिल होता है। तो साथियों वो किस समूह के अंतर्गत आता है, क में, ख में, ग में, घ में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आपको पता होना चाहिए समूह क के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, समूह क के अंतर्गत ये आता है। और आपको पता होना चाहिए समूह क के अंतर्गत ये आपका कुलाधिपति, कुलपति, कुलाधि सचिव, है ना, प्रत्येक संकाय का संकाय अध्यक्ष, सचिव मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, है ना, संचालक तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, है ना। और ये आपके विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर जो आपके क्या बोलते हैं इसको, नगर पालिका निगम का महापौर नगर पालिका अध्यक्ष भी इसी अंतर्गत ही आते हैं। और सभापति मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, है ना। इस प्रकार से साथियों ये जितने भी मैंने बताए सभी समूह जो है आपके क के अंतर्गत आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपसे साथियों कि कुलाधिपति, कुलपति सभा के कौन से समूह से सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो साथियों आपको बताइए, अभी बताया मैंने समूह क के रूप में शामिल होते हैं। जो भी महत्वपूर्ण पद है समूह क में ही उनको शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि 10 लाख रुपए या अधिक अगर आप दे देते हो, संदाय कर देते हो किसी विश्वविद्यालय को, तो साथियों यहाँ पर आप अगर दान कर देते हो तो आप भी विश्वविद्यालय की सभा के सदस्य बन जाते हो। तो सभा के सदस्य बनने के लिए साथियों यहाँ पर आप बताइए ये किस समूह के अंतर्गत आता है। साथियों ध्यान रखना समूह ग, है ना, समूह ग। याद रखना 10 लाख रुपए या अधिक संदाय करने वाला प्रत्येक प्रदाता सभा का सदस्य हो जाता है, ये समूह ग के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखना समूह ग। अगला है सभा की गणपूर्ति कितने सदस्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये गणपूर्ति वाला क्वेश्चन आ सकता है साथियों, क्योंकि यहाँ पर सभा की, कार्य परिषद की, है ना, इन सभी की गणपूर्ति के लिए एक निश्चित सदस्य होते हैं। गणपूर्ति तो आप समझते हो, पिछले वीडियो में बताया था। गणपूर्ति का मतलब होता है कि मतलब मिनिमम कितने सदस्य होंगे तभी सभा का कार्य चलेगा। तो साथियों आप देखेंगे कि चाहे सभा के कितने भी सदस्य हो, लेकिन गणपूर्ति के लिए कितने कम से कम सदस्य चाहिए। तो गणपूर्ति इसकी जो है साथियों आप देखेंगे कि सभा की गणपूर्ति यहाँ पर 25 सदस्यों से होगी। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो गणपूर्ति है यहाँ पर, इन जितने भी बताऊंगा मैं आपको प्राधिकारी में, तो इस सभा की सबसे ज्यादा है 25 सदस्यों से मिलकर इसकी गणपूर्ति होगी।
इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है कि कार्यकारी परिषद की गणपूर्ति कितने सदस्य होगी। तो याद रखना साथियों, कार्यकारी परिषद की जो गणपूर्ति है वो कितने सदस्यों पर होती है, 7 सदस्यों पर होती है। सभा की 25 पर होती है, लेकिन जो कार्यकारी परिषद है ना, जो कार्यकारी परिषद है यहाँ पर, जो कार्यकारी परिषद या कार्य परिषद है इसकी 7 सदस्यों पर होगी। कितने पे होगी, 7, यानी कि कार्य करना है, साथ साथ मिलकर कार्य करना है, तो 7 आप इस प्रकार से याद रख लेंगे। अगला है वित्त समिति की गणपूर्ति। याद रखना साथियों, वित्त समिति, तो वित्त समिति यहाँ पर एक प्रकार से देखो, वी और त 2 शब्द हो रहे हैं और आधा तो दही शब्द हो रहे हैं, इनके 3 लगा रहा, तो वित्त समिति जो है साथियों यहाँ पर 3, इसकी गणपूर्ति 3 सदस्यों से मिलकर होगी। ठीक है, 3 सदस्यों से इसकी, आप देख सकते हैं क्या होगा, वित्त समिति की जो गणपूर्ति है वो 3 सदस्यों से मिलकर होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, वेरी महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन फिर है गणपूर्ति से कि विद्या परिषद की गणपूर्ति कितने सदस्य होगी। साथियों, विद्या परिषद की जो गणपूर्ति है वो 12 सदस्यों से होगी। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, विद्या परिषद की गणपूर्ति 12 सदस्यों से, वित्त समिति की 3 सदस्यों से, कार्य परिषद की 7 सदस्यों से और आपका सभा का 25 सदस्यों से। ठीक है, मैंने सब भी बता चुका हूँ, ध्यान से सुन लेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड। देखो, योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड में गणपूर्ति कितने सदस्यों पर होती है। तो साथियों आपको बता दूं, यहाँ पर भी 7 होंगे, इनकी 7 2 जगह है, एक कार्य परिषद में भी है ना, और एक विद्या संबंधी योजना तथा जो मूल्यांकन बोर्ड है इसमें भी 7 है। लेकिन विद्या परिषद में 12 है, याद रखना, विद्या परिषद में 12 है, लेकिन विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड में 7 है, कार्य परिषद में भी 7 है, सभा में 25 है, वित्त समिति में 3 है। इस प्रकार से आपको याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सभा की शक्तियां एवं कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि जो सभा है आपकी, है ना, जो सभा है उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत है। तो साथियों यहाँ पर आप पहले जिस प्रकार से वहाँ 3 का पढ़ा ले रहे थे, इस प्रकार से आप यहाँ 2 2 मिस लिख सकते, जैसे धारा 22 है यहाँ पर, तो धारा 22 में क्या है, यहाँ 3 का पढ़ा मत लेना, सम संख्या के रूप में यहाँ पर 2 3 देखेंगे, वैसे आगे विषय में भी आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ याद रखने के लिए आप कर सकते हो कि सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य किस में, धारा 22 में। ठीक है, धारा 22 में, क्योंकि सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य पूछ सकता है, इसलिए धारा 22 याद रखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे, सभा की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम कितनी बार होगी। इनकी साथियों जो सभा बनाई गई है उस सभा की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम इतनी बार तो हो ही जानी चाहिए। एक साल में कितनी बार, एक बार। साथियों एक कैलेंडर वर्ष में सभा की बैठक कम से कम एक बार तो हो ही जाना चाहिए, एक बार याद रखेंगे, एक बार, है ना, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कार्य परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत है। तो साथियों आपको बता दूं मैं, जो कार्य परिषद है उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य धारा 24 के अंतर्गत, क्योंकि कार्य परिषद है 24 घंटों काम करती रहती है ना, तो धारा 24 याद रखना। कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य धारा 24 में है, और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सभा की जो कर्तव्य हैं और शक्तियां हैं वो धारा 22 में है। तो 22 के बाद में फिर एक 22 का अगला 2 का पढ़ा के रूप में लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगला है, विद्या परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत है। तो साथियों विद्या परिषद की जो शक्तियां एवं कर्तव्य है, तो धारा, फिर साथियों यहाँ पर भी 2 का पढ़ा ले लो, तो 22 24 और यहाँ पर कौन सा होगा, 26 होगा। धारा 26 में विद्या परिषद हो गया, धारा 22 में सभा हो गया, धारा 24 में आपने देखा ही सही, धारा 24 में कार्य परिषद की शक्तियां एवं कर्तव्य, और धारा 26 में विद्या परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य। ठीक है, इन तीनों की जो शक्तियां एवं कर्तव्य है वो 22 24 और 26 में आ गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, याद रखना। अगला है, अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कर्तव्य। अब यहाँ 2 के पढ़ाई के रूप में मत लेना, यहाँ पर आपका वो काम फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो याद रखना, अध्ययन बोर्ड की शक्तियां उनके जो करते हैं साथियों, यहाँ पर धारा 29 में आएगी। ठीक है, धारा 29 में आएगा, अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कर्तव्य धारा 29 में आएगा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये इतनी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखना आप एग्जाम में देखेंगे सीधे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है साथियों ये, इसलिए बिल्कुल यहाँ पर आपके अधिकारी और प्राधिकारी की बिल्कुल धाराएं याद कर ही लें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, अब कहाँ तक पहुँच गए अपन, अध्ययन बोर्ड की शक्तियां करते हैं, धारा 29 हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, वित्त समिति एवं उनके कार्य किस धारा के अंतर्गत। साथियों ध्यान रखना, वित्त समिति है ना एवं उसके कार्य, ये ध्यान रखना, धारा 24 के क में, धारा 24 के क में वित्त समिति एवं उसके कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट साथी है। वित्त समिति ये बाद में गठित की गई थी, है ना, पहले नहीं आई थी ये, लेकिन बाद में जब संशोधन किया गया उस अधिनियम, तो धारा 24 के अंतर्गत वित्त समिति एवं उसके जो कार्य हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना, आगे बढ़ना है। ठीक है, और आपको पता है इसकी गणपूर्ति 3 सदस्यों से होती है, मैं बता चुका हूँ, रिविजन करते रहें। अगला है, कार्य परिषद किस धारा के अंतर्गत। अब साथियों देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर है, पहले मैंने पूछा था कि कार्य परिषद की शक्तियां एवं कर्तव्य किस धारा में, तो कार्य परिषद की शक्तियां एवं कर्तव्य आपको पता है जो है धारा 24 में थी, लेकिन अगर कार्य परिषद किस के अंतर्गत गठित की जाती है साथियों, यहाँ पर धारा 23 याद रखना, धारा 23 में कार्य परिषद आती है और धारा 24 में कार्य परिषद की शक्तियां करते हैं। मैंने बताया था 24 घंटों काम करती रहती आती है, बिल्कुल याद रखना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किए हैं कि आपको है ना याद करने में आसानी होगी, है ना, क्वेश्चन को सेट करने का तरीका भी इस प्रकार से आपको आसानी से हो जाएगी। अगर जो लगता है ना जहाँ पर कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन मैंने पास में ले लिए, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें साथियों इस चैनल को और हमारा मनोबल बढ़ाए ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें।
अगला क्वेश्चन है विद्या परिषद किस धारा के अंतर्गत शामिल है। तो साथियों आपको बताया था मैंने कि जो विद्या परिषद है, विद्या परिषद के जो आप देखेंगे कार्य और जो कर्तव्य थे वो धारा 26 में थे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 26 में थे, तो अब वो 25 में क्या हो जाएगा, विद्या परिषद के बारे में। तो 25 में विद्या परिषद के बारे में और 26 में उसको मतलब एक आप देखेंगे एक धारा पहले वो आ गई और एक के बाद में उसके कार्य हम कर्तव्य आ रहे हैं। तो कितना आसान है सर, मतलब बिल्कुल याद करना, ठीक है। अगला है संकाय किस धारा के अंतर्गत शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, संकाय जो है ना, जो संकाय होते हैं ना अलग अलग, उन संकाय में आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से संकाय है, क्योंकि पूछ लेगा कोई दूसरा संकाय दे देगा ये शामिल है कि नहीं है। तो धारा 27 याद रखना, 27 जो है आपका संकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, संकाय से संबंधित है। अगला है अध्ययन बोर्ड किस धारा के अंतर्गत शामिल है। अध्ययन बोर्ड किस धारा के अंतर्गत शामिल है। तो साथियों अध्ययन बोर्ड जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, अध्ययन बोर्ड है साथियों, ये आपका धारा 28 के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। अध्ययन बोर्ड धारा 28 याद रखना, धारा 28 के अंतर्गत आपका अध्ययन बोर्ड है, ठीक है, अध्ययन बोर्ड है, ठीक है साथियों। तो धारा 28 अध्ययन बोर्ड के अंतर्गत याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड किस धारा के अंतर्गत है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि डायरेक्ट आपके सिलेबस में दे रखा है विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड। तो ध्यान रखना साथियों, ये धारा 30 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, धारा 30 के अंतर्गत आता है। विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड धारा 30 के अंतर्गत आता है, ठीक है। वेरी महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय होगी, यानी कि जो विश्वविद्यालय आपका बना है इसकी जो कार्यपालिका निकाय कौन सी होगी। तो ध्यान रखना, कार्यपालिका निकाय क से कार्य और क से कार्य परिषद, ठीक है। तो कार्य परिषद इसकी कार्यपालिका निकाय होगी, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप दूसरा लगा सकते हो कन्फ्यूजन में। अगला क्वेश्चन है कार्य परिषद के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो कितनी कालावधि के लिए पद धारण करेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो कार्य परिषद के वे सदस्य जो पदेन सदस्य नहीं है, तो साथियों वो 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर अधिकतम जो है 3 वर्ष का ही दे रखा है यहाँ पर सदस्यों के लिए। तो आप 3 वर्ष लगभग बाकी में भी ऐसे ही प्रकार का है। तो कार्य परिषद के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो कितनी कालावधि के, जो कार्य परिषद के जो सदस्य वो 3 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, ठीक है। अन्य जो कि पदेन नहीं है उनके अलावा बात कर रहा हूँ। अगला है कुलाधिपति प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति का गठित करेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ आ गई कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की जो वित्त समिति बनेगी, है ना, जो 24 क के अंतर्गत अपन बनाते हैं वित्त समिति, 24 क है ना, धारा 24 क के अंतर्गत बनाते हैं, तो कौन बनाता है, कुलाधिपति बनाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको फैक्ट मिले, ध्यान रखें, ठीक है। तो आप ध्यान रखें साथियों कि कुलाधिपति प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति गठित करेगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो साथियों उसके जो अध्यक्ष होंगे वो कुलपति होंगे। गठित करेगा कुलाधिपति, लेकिन अध्यक्ष होंगे कुलपति। तो कुलाधिपति प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति गठित करेगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, कुलपति होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है विद्या परिषद के समस्त सदस्य कितनी कालावधि के लिए पद धारण करेंगे। तो साथियों विद्या परिषद के जो समस्त सदस्य हैं वो साथियों 3 वर्ष के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 वर्ष के लिए। आप लगाते रहें, आपके कितने सही हो रहे हैं बाद में आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे। अब ये संकाय वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, संकाय आपका 27 धारा में दिया है, इसमें कौन कौन से संकाय होंगे। तो साथियों यहाँ पर जैसे कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, विधि, शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद और वाणिज्य, उपरोक्त सभी। साथियों आप देखें उपरोक्त सभी संकाय इसमें शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अध्ययन बोर्ड और विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड किस अवधि यानी कितने वर्ष के लिए रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अध्ययन बोर्ड तथा विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अवधि कितने वर्ष की होगी। तो इनकी जो अवधि होगी साथियों वही 3 वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रहा हूँ कि अध्ययन बोर्ड या विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की जो अवधि होगी वो 3 वर्ष की होगी। दोनों की अवधि 3 वर्ष की होगी। यहाँ पर भी आगे मैं पहले ही बता चुका हूँ 3-3 वर्ष की बता रखी है। अगला क्वेश्चन है कि विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होगा। तो विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होगा साथियों उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होगा वह कौन होगा। तो साथियों इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है किस प्रकार का आप करें। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होगा वो साथियों कौन होगा। ठीक है, इसका आंसर 46 का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है साथियों, और वीडियो के बारे में बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। ठीक है, साथ साथ में। ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आपकी जो समन्वय समिति है साथियों, आपकी जो समन्वय समिति है इससे संबंधित धारा कौन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि समन्वय समिति आपकी इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो समन्वय समिति सिलेबस में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि समन्वय समिति से संबंधित धारा कौन सी है। तो साथियों आपको पता होगा ही सही कि समन्वय समिति धारा
34 के अंतर्गत आती है। और 34 का भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें केंद्रीय अध्ययन मंडल या केंद्रीय अध्ययन बोर्ड आता है, ठीक है, याद रखना। 34 में समन्वय समिति आपकी। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले वाले पार्ट में ले लिए हैं, है ना, यानी कि आपका विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का जो मैंने वीडियो बनाया है मोस्ट IMP MCQ उसमें ले लिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लें उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा समिति, परीक्षा फल समिति, शोध डिग्री समिति का गठन किस धारा के तहत विद्या परिषद द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर साथियों 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं कि परीक्षा समिति का, परीक्षा फल समिति का यानी कि वही परीक्षा परिणाम समिति या शोध डिग्री समिति का गठन कौन करता है, तो विद्या परिषद करती है। और किस धारा के अंतर्गत करती है, तो साथियों आपको बता दूं यहाँ पर धारा 26(1) के अंतर्गत किया जाता है। ये तीनों समितियां आपकी डायरेक्ट सिलेबस में दे रखी है, इसलिए बिल्कुल याद रखना, मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है विद्या परिषद की अपनी एक स्थायी समिति होती है। ध्यान रखना, किसकी स्थायी समिति होती है, विद्या परिषद की। विद्या परिषद की अपनी एक स्थायी समिति होती है जिसका गठन स्वयं विद्या परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। इसका गठन किस धारा के अंतर्गत, ध्यान रखना साथियों, जो पहले जो मैंने बताई वो 26(1) के अंतर्गत है, लेकिन विद्या परिषद की जो स्थायी वो 26(2) के अंतर्गत है, ठीक है, 26(2) के अंतर्गत है स्थायी समिति, और बाकी जो समिति वो 26(1) के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हुई, तो उसके खंडपीठ की स्थापना इंदौर और ग्वालियर में कब हुई। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हुई, तो इसके खंडपीठ की स्थापना इंदौर और ग्वालियर में। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, कहाँ पर हुई, जबलपुर में हुई, और इसके खंडपीठ की स्थापना कहाँ पर हुई, तो इंदौर और ग्वालियर में हुई, ठीक है। और ध्यान रखना ये कब हुई, तो दोस्तों आपको पता है कि अपनी जो प्रथम शिक्षा नीति है वो कब आई थी, 1968 में आई थी, पता है आपको। और द्वितीय शिक्षा नीति कब आई थी, 1986 में आई थी, ठीक है, 1986 में आई थी। और तृतीय अभी 2020 में आपके आई है। तो साथियों यहाँ पर 1968 जो आपका 1968 है, जबकि आपकी प्रथम शिक्षा नीति आई थी, उसी समय आपके यहाँ पर 2 खंडपीठ की स्थापना हुई थी, किसकी, इंदौर और ग्वालियर की, ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं चाहूँगा कि आप दें, तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। और पहले आपको पता है श्री M हिदायतुल्लाह है, और वर्तमान में कौन है इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे साथियों। और आपसे पुनः निवेदन है साथियों, अगर आपको लगता है कि निश्चित रूप से हमने बहुत मेहनत करी है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनाए हैं, ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, बार बार कहना ना पड़े, जरूर करें, क्योंकि पिछला वीडियो बनाया लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साथियों, आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है। आपको सोचो जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या जब लाइक आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना साथियों, तो फिर वीडियो बनाने का इच्छा होती है। नहीं तो फिर क्या है, फिर इच्छा ही नहीं होती कि वाह चलो छोड़ो यार, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है ना। तो साथियों इस प्रकार से आप जरूर रिस्पॉन्स करें, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपके उस कमेंट से जो है हमारा आप कह सकते हैं मनोबल बढ़ सके, ठीक है साथियों। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप टेलीग्राम चैनल से भी हम जुड़ सकते हैं, आप श्यामलाल चौधरी सर्च करेंगे तो आ जाएगा टेलीग्राम पर भी, और आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, श्यामलाल चौधरी इंस्टाग्राम है मेरा, ठीक है साथियों। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।